जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे इंसर्ट टैब टैब के अंतर्गत टेबल ग्रुप ऑप्शन के बारे में, लेआउट ऑप्शन के बारे में। जो कि लेआउट में मैंने कुछ ऑप्शन आपको बता दिया था, कुछ ऑप्शन आपका अधूरा रह गया था। वही ऑप्शन आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के बारे में बता दिया था। डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम के बारे में मैंने बताया था। इस तरीके से अगर मैंने टेबल डिजाइन किया है और इसमें रो और कॉलम के डिस्टेंस को अगर मैंने मतलब इस तरीके से चेंज कर दिया हो, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट रो करते हैं तो रो हमारा क्या होता है, बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करते हैं तो कॉलम भी हमारा बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे मान के चलिए कि एक प्रकार का टेबल मैंने यहाँ पे जिस तरीके से बनाया है, और टेबल बनाने के बाद हम चाहते हैं कि जैसे इसका तो रो और कॉलम तो बराबर है नहीं, हम चाहते हैं रो और कॉलम बराबर हो जाए। तो पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करना है। तो ये आपका रो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट रो। यहाँ पे रो हमारा क्या हो जाता है, बराबर भागों में बढ़ जाता है। ध्यान से देखिए, कोई ऐसा रो नहीं है जिसका डिस्टेंस ज्यादा मात्रा में हो, सब एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, बराबर है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सारे हमारे कॉलम भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का प्रयोग होता है। इससे फायदा यही होता है कि रो और कॉलम क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। प्लस ये बारे में मैंने आपको बताया था, इसका प्रयोग हमने कहाँ बताया था, इसका प्रयोग मैंने कहाँ बताया था। अगर टेबल के अंदर मैंने कुछ हेडिंग दिया हो, तो उस हेडिंग की मतलब अलाइनमेंट को चेंज करना हो, लेफ्ट में लेके जाना हो, टॉप में लेके जाना हो, राइट में लेके जाना हो, सेंटर में लेके जाना हो, तो इसके लिए इस पूरे अलाइनमेंट का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको टेबल के अंदर कुछ आपका डेटा होना चाहिए। जैसे कि इतना सारा मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से हम आ जाते हैं सबसे पहले लेआउट में, इसको कर देते हैं मर्ज। जब मर्ज कर देंगे तो यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेडिंग मैंने टाइप कर दिया स्टूडेंट डाटाबेस। देखिए, और इसकी साइज को हम सिलेक्शन करके बढ़ा देते हैं, ऐसे सिलेक्शन करते हैं, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए, यहीं पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेबल के अंदर किसी टेक्स्ट को आपने टाइप किया है और उसकी अलाइनमेंट आप चेंज करना चाहते हैं, तो लेआउट पे आइए और आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। प्लस अगला ऑप्शन जो दिया है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन। जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। देखिए, अलग अलग डायरेक्शन में लिखा हुआ टेक्स्ट आपको दिखेगा। देखिए, टेक्स्ट की डायरेक्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगला क्या दिया है, सेल मार्जिन्स। अगर पर्टिकुलर आप किसी सेल को सिलेक्शन किए हैं, इसकी मार्जिन्स आप कितना इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं इसकी साइज, मार्जिन्स को हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये आपने सिलेक्शन किया डेटा, और इसमें मार्जिन्स, अगर सेल की मार्जिन्स को आपको जो है साइज बढ़ाना हो, घटाना हो, इसके लिए आप इसको साइज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये सेल की मार्जिन्स की बीच की बात हो रही है, मतलब इसमें बीच में कितना आप डिस्टेंस लेना चाहते हैं, कितना आप मार्जिन छोड़ना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, इसके लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला ऑप्शन दिया है सॉर्ट। तो सॉर्ट के बारे में मैंने बताया था, सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, याद है। ये कैसे काम करेगा, देखिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले इस टेबल में हम कुछ डेटा यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा हम कुछ टाइप करने के बाद तब उसको हम जो है क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। देखिए, जैसे कि अल्फाबेटिकली मैं टाइप कर ले रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अभिषेक, या वैसे ही लिख लेते हैं, ए लिख लिया मैंने, बी, या फिर ऊपर सबसे पहले जेड लिख लेते हैं, जेड हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी, फिर डी, फिर एफ। इस तरीके से थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, टैब दबाते जाइए, इससे बढ़ाते जाइए। अब यहाँ पे मैंने जी लिख लिया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया। अब देखिए, अगर हम क्रमवाइज देखें तो ये डेटा हमारा जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग में इसको नहीं बोल सकते हैं। तो जैसे हमको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए इस तरीके से आप डेटा टाइप कर लीजिए, या नाम ही कुछ टाइप कर लीजिए, जिसमें जैसे मान के चलिए कि जो है, जैसे कि किसी का नाम जेड से हो, या किसी का नाम ए से हो, बी से हो, ऐसे बहुत सारे नाम लिखे होने पर आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लेआउट टैब पे चले जाइएगा। कहाँ पे आना है, लेआउट टैब पे, डेटा को सिलेक्शन करिए, लेआउट टैब पे जाइए,
और यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करिए। याद है कुछ? यही ऑप्शन तो मैंने होम टाइम में बताया था, सॉर्ट करना। अब यहां से मैंने ले लिया डिसेंडिंग, ओके करिए, भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि डेटा हमारा असेंडिंग में हो जाए, मतलब ए वाला नाम पहले, बी वाला नाम उसके बाद, सी उसके बाद, डी उसके बाद, इस तरीके से क्रमवाइज हो जाए। तो पुनः सॉर्ट पे क्लिक करिए, यहां से ले लीजिए असेंडिंग, ओके करिए। हुआ है चेंजिंग? अगर आपने नाम भी लिखा है तो नाम भी आपका चेंजिंग हो जाएगा, जिस तरीके से ये चेंज हुआ। बस सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद सॉर्ट ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ से बस आपको डिसेंडिंग पहले दिखा दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। फिर असेंडिंग करना है तो सॉर्ट पे क्लिक करिए और यहाँ से आप असेंडिंग भी ले सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो जाता है, हो जाएगा। अगला क्या दिया है? तो अगला जो ऑप्शन लिखा है रिपीट हेडर रो, रिपीट हेडर रो। अब इसके लिए चलिए एक डेटा हम बना देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा नॉर्मल डेटा डिसेबल हो जाता है। क्या चीज? लेआउट का ऑप्शन है, डिसेबल हो जाता है। क्या डिसेबल हो जाता है? दिखाई नहीं देता है। ऐसे सिलेक्शन करने के बाद दिख तो रहा है। डिसेबल तब होगा जब टेबल से बाहर जाएंगे, टेबल के अंदर रहेंगे तो लेआउट आपको दिखबे करेगा, अगर टेबल से बाहर चले जाएंगे तो गायब हो जाएगा। कंट्रोल से सिलेक्शन करेंगे तो भी आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप टेबल के अंदर नहीं, आपने डेटा को सिलेक्शन बस किया है। और वही अगर आप टेबल के अंदर आ जाते हैं और तब यहां से लेकर के यहां तक डेटा को आप सिलेक्शन करते हैं तो लेआउट ऑप्शन आपको दिखता है, दिख तो रहा है लेआउट। आउट लेआउट तब नहीं दिखेगा जब टेबल के आप बाहर हो जाएंगे, बस यही ऑप्शन है। अगला दिया है रिपीट हेडर रो। इस ऑप्शन को समझने से पहले चलिए हम एक डेटा बना लेते हैं आपको। क्या चीज? सही है ना? देखिए एक डेटाबेस मैंने बनाया, स्टूडेंट नेम, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स फी, पेड ड्यू। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हेडिंग को थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। मैंने बताया था ना कि अगर लाइन, अगर मतलब जैसे कुछ वर्ड अगर आपने टाइप किया है, वर्ड अगर आपका नीचे आ रहा है तो ऐसे हम सेलों में स्पेस देंगे तो आसानी तरीके से जो लेटर आपका नीचे लिखा हुआ है, जो वर्ड आपका नीचे लिखा हुआ है, इसी में एडजस्टमेंट हो जाता है और इसी का फॉर्मेट पेंटर लेकर के हम इसी का जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए अभी इसमें तो मैंने कोई फॉर्मेटिंग तो किया नहीं है, अभी तो कोई कलर मैंने किया है। चलिए इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद हम चले आते हैं डिजाइन टैब पे। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ऑप्शन बड़ी कम ही है कि हाईलाइट होता है, लेकिन समझ में जल्दी नहीं आता। ये ऑप्शन रिपीट हेडर रो, ये ऑप्शन जल्दी समझ में नहीं आता। ये ऑप्शन कब अप्लाई होगा? तो पहले तो आपने डेटा सिलेक्शन किया, फर्स्ट रो को आपने, हेडिंग को केवल सिलेक्शन किया और यहाँ पे डिजाइन टैब पे आकर के इसका कुछ आप कलर दे दीजिए, जैसे कि मैंने यही येलो वाला कलर मैंने दे दिया, इसको आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए। हो गया ना? अब हम चाह रहे हैं कि जो कलर यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, यही सारा का सारा कलर सारे रो में अप्लाई हो जाए, मतलब सब रो का कलर क्या हो, येलो कलर हो। तो इसके लिए हम डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और बस रिपीट पे क्लिक कर दीजिए। रिपीट हेडर रो, नहीं नॉर्मल कलर से नहीं होगा, इसमें से कलर लेना पड़ेगा, यहाँ से कोई कलर ले लीजिए। जैसे नॉर्मल कलर करने से नहीं होता, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे इसी को हम रिपीट करना चाहते हैं कि सारे सेलों में यही कलर आ जाए, लेआउट पे आइए, रिपीट कर दीजिए। एक ही कलर में सब कन्वर्ट हो गया। नॉर्मल कलर इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि हमको ये डिजाइन टैब से लेना था और मैंने यहाँ से सेटिंग कर लिया था, तो सेटिंग पे नहीं अप्लाई होता है। अब यहाँ से आप सेटिंग पे करके देखिए, इसको आप सिलेक्शन करिए, अगर आपको डिफरेंट लेना है तो आप यहाँ से डिफरेंट ले सकते हैं, अलग कलर यहाँ से ले सकते हैं। तो टेबल की फॉर्मेटिंग अगर आपको एक जैसा करना है रिपीट करके,
तो इसके लिए हम जो है लेआउट टैब में और रिपीट हेडर का प्रयोग हम करते हैं। देखिए यहाँ से हट जा रहा है, यहाँ से पुनः इनेबल भी हो जा रहा है, पुनः डिसेबल भी हो जा रहा है। मतलब जिस प्रकार का आपका रो वाला पहला हेडिंग है वही रो का हेडिंग सब पे अप्लाई हो जाता है। यही हमारा होता है रिपीट हेडर रो। लेकिन सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन कब होगा? सिलेक्शन कब होगा? जब डेटा को सेलेक्ट करेंगे तभी हाईलाइटेड होगा, नहीं तो नहीं हाईलाइट होगा। देखिए अब हाईलाइट हो गया। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कौन सा कलर है? रेड कलर है ना, सब पे रेड कलर वाला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक जैसा फॉर्मेटिंग अगर आप पूरे टेबल पे करना चाहते हैं तो रिपीट हेडर रो का प्रयोग कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा प्रैक्टिकल पीछे? हो जाएगा प्रैक्टिकल। क्या लिख रहे हो मिस्टर? अरे यार पहले समझ लो, पहले समझ लो। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। क्या लिखा है? कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आपसे ये कहा जाए कि केवल टेक्स्ट छोड़ दीजिए और बाकी टेबल को आप हटा दीजिए, नहीं समझे? केवल टेक्स्ट छोड़ दीजिए और टेबल यहां से गायब कर दीजिए, तो इसके लिए आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करना होता है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पूरा रहेगा, लेकिन टेबल यहां से क्या हो जाएगा? हाँ? टेबल दिख रहा है? कहाँ चला गया? पुनः टेबल लाना हो तो कैसे लाएंगे? कंट्रोल जेड तो सिंपल तरीका है ना, वो तो एलकेजी वाले क्लास के लिए, जो एलकेजी में क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। देखिए मैंने टेबल को हटाने के लिए बता दिया। एक बार कंट्रोल जेड अंडू करते हैं। देखिए मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। इसकी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से डिव आपका नीचे चला रहा है। ठीक है, जंपिंग करके नीचे आ जा रहा है गुस्सा के। इसमें जैसे कि हम ये चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता भी है कि जो आपने टेबल जो आपने टेबल में डेटाबेस बनाया है, हम ये चाहते हैं कि केवल हेडिंग आप छोड़ दीजिए और बाकी टेबल यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो सर इसके लिए हम क्या करेंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो बस बहुत ही सिंपल है, पूरे टेबल को आप एक साथ सिलेक्शन करिए, यहाँ से आसानी से सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको लेआउट टैब में चले जाना है और यहीं पे ऑप्शन आपको मिलता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। बस इस पे क्लिक करिए। ये पूछेगा किस रूप में देखना चाहते हैं, टैब के रूप में, तो टैब के रूप में डेटा है ये है, यहाँ से ओके कर दीजिए। ठीक है, टेबल गायब हो गया लेकिन डेटा आपका जस का तस बचा हुआ है। अगर आप चाहते हैं टेबल पुनः लगाना तो कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और इंसर्ट टैब में आ जाइए और टेबल में आ जाइए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, लेकिन ये ऑप्शन अभी हाईलाइट दिख रहा था ना, ये ऑप्शन हाईलाइट तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि आप डेटा को सिलेक्शन ना करिए। ठीक है, अब डेटा को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप टेबल में चले जाइए और यहां से बस इसी पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके कर देना है। टेबल आ गया। फिर आपको यहाँ से टैब बटन दबाते हुए चले जाना है। ऐसे टैब बटन दबा करके चले जाइए। किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? ठीक है, तो लेआउट टैब से इस वाले ऑप्शन से आकर के हम टेबल को हटा सकते हैं और इनसाइड टैब में टेबल ग्रुप में इस वाले ऑप्शन से हम टेबल ऐड कर सकते हैं। दोनों में कोई दिक्कत? बस इतना ही समझिएगा। ये ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब हम डेटा को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये डेटा हमारा हाईलाइट नहीं होगा, ये हेडिंग हमारा हाईलाइट नहीं होगा। और लेआउट में तो वैसे हाईलाइट है, लेआउट में तो वैसे हाईलाइट है ना, लेकिन इंसर्ट टैब में अगर हम टेबल में आते हैं तभी हाईलाइट होगा जब डेटा को हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। बस तो डेटा को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे लेआउट टैब पे आकर के इसको यहाँ से हटा दीजिए। हटाने के बाद अगर आप पुनः टेबल ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट पे आकर के टेबल में आकर के यहाँ से ऐड भी कर लीजिए, ओके कर लीजिए, बस ओके कर लीजिए, टेबल आ जाएगा आपका। हाँ तो उतना ही मैंने ऐड किया था, वहां से मैंने ऐड किया था टैब दबा दबा के, कि तो बार बार टैब नहीं हमको दबाना पड़ेगा। एक बार मैंने ऐड कर दिया तो उसी का स्ट्रक्चर उठा लेता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए लेआउट में अगला जो ऑप्शन दिया है वो है फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला। तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपने कुछ नंबर लिखा है, उस नंबर को आप जोड़ना चाहते हो, घटाना चाहते हो, सॉरी घटाना नहीं होता इसमें, घटाना और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तीनों ऑप्शन नहीं काम करता है। कौन कौन ऑप्शन काम करेगा?
तो जैसे आपको सम करना हो, सम का मतलब जोड़ना हो, एवरेज निकालना हो, काउंट करना हो, मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, ये टोटल 5 फार्मूले इसमें काम आते हैं। जैसे मैं एक डेटा यहाँ पे जो बनाया हूं, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख लिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने 40 लिख लिया, 65, 58, 52, 45। एक छोड़ दीजिएगा आप किसके लिए, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए। बस यहीं से फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं, फॉर्मेट पेंट। देखिए अगर इस पूरे नंबर को आपको जोड़ करने के लिए कहा जाए कि कितना नंबर होगा टोटल, तो देखिए इसके लिए आपको फार्मूले की रिक्वायरमेंट आती है ना। हम ये चाहते हैं कि इसको एक बार में जोड़ दें, और ऐसी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी आती है कि आपने टेबल के अंदर कुछ नंबर लिख लिया, उसको जोड़ने के लिए आपको बार बार दिक्कत होती है। तो जोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले करना क्या है, पहले तो वो सेल आप छोड़ दीजिएगा जिसमें कि आपको कैलकुलेशन करना। इसके बाद से आप लेआउट टैब पे चले आइएगा और यहीं पे एक फार्मूला का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे जस्ट क्लिक करिए। क्लिक करते ही देखिए कह रहा है कि इक्वल सम और लेफ्ट से डेटा उठा रहा है, बस ओके करिए। सही है कि गलत है? सही है, गलत नहीं है। चलिए पुनः इसको हटाइए। अब यहां से आपको मैक्सिमम भी निकालना हो, मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 65। 65 होगा ना। आप यहाँ पे चलिए फार्मूले पे, और यहाँ पे सम को हटा करके और यहाँ पे लिख दीजिएगा मैक्स। मैक्सिमम पूरा नहीं लिखना है, बस केवल M-A-X लिखना है और ओके कर देना। देखिए मैक्सिमम वैल्यू छांट के बता दिया। कोई दिक्कत? एवरेज निकालना चाहते हैं तो पुनः आप फार्मूले पे चले जाइए। ये किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर हम टेबल में कुछ नंबर लिख देते हैं उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। एवरेज आपको निकालना हो, पुनः सम को हटाइए और यहाँ पे एवरेज का स्पेलिंग जो होता है AVERAGE, एवरेज स्पेलिंग सही लिखिएगा तभी कैलकुलेशन हो पाएगा। अब ओके करिए, एवरेज निकाल के बता दिए। कोई दिक्कत? काउंट करना हो कि ये नंबर कितने बार लिखा हुआ है, तो पुनः फार्मूले पे आइए और यहाँ पे सम को हटा करके यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वल काउंट। बस यहाँ पे COUNT और ओके करिए। काउंट में नंबर लिख करके आ गया, कितना कितना बार लिखा गया, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? अब चलिए ये तो मैंने आपको बताया केवल जो है लेफ्ट से मैंने बताया। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर अगर हम ये डेटा वर्टिकल लिखे हो तो क्या रिजल्ट बता सकता है। वर्टिकल का मतलब इस तरीके से रो में, अभी तो कॉलम में था ना, अब रो में मैंने आप लिख दिया 56, 89, 90, और भी हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं टैब बटन दबा करके। बस 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 45, 65, 25, 41 और यहाँ पे 85। अब देखिए अभी तो हम कॉलम में जोड़ रहे थे ना, अब हमको कॉलम में नहीं जोड़ना है, अब हमको रो में जोड़ना है। फर्स्ट वाले रो में ही हम, मतलब इस तरीके से रो में हमको डेटा जोड़ना है। सारे रो में कुछ नंबर लिखा ही गया है और इसी में जोड़ करके हम उसको रिजल्ट जानना चाहते हैं। तो अब जो है लेफ्ट नहीं लेगा, अब लेगा एबव। एबव का मतलब ऊपर, एबव का मतलब ऊपर। अब तो डेटा ऊपर से जोड़ेगा ना। बस यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले। अब ये नहीं कि यहीं पे लिखिएगा इक्वल सम और ब्रैकेट ओपन करिएगा, ऐसे नहीं। एक्सेल नहीं ना है ये आपका एक्सेल नहीं ना है, ये तो टेबल है ना केवल। तो टेबल इतना फॉर्मेटिंग आप, इतना ऑप्शन आपको देता है। आप सबसे पहले ये चीज समझिएगा कि जिसपे भी आपको जोड़ना होगा वो सेल आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लेआउट टैब पे चले जाइए और यहाँ पे फार्मूला टैब पे चले जाइए और बस ओके कर लेना है। देखिए सम एबव आ गया, मतलब ऊपर से ये जोड़ेगा। ओके करिए। सही है। कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट कर लिया, सही है। एक बार कैलकुलेशन करो, एक बार कैलकुलेशन करो, एक बार कैलकुलेशन करके बताओ सही है कि गलत है। सही है नहीं, उसको भी कंफ्यूजन है। सूर्यांश बाबू एक बार कैलकुलेशन करो, सही है। कोई दिक्कत? बस यहाँ से पुनः इसको हटाइए, मैक्सिमम जाना है तो पूरा फार्मूले पे आइए और यहाँ पे सम को हटा करके बस केवल मैक्स लिख दीजिएगा, मैक्सिमम लिख करके बता देगा। अरे इतना आपको डेटा, मतलब इतना आपको टेबल में हेल्प मिलता है, जो कि ये सारा ऑप्शन आपको नहीं मिला था किसमें, वर्ड पैड में।
वर्ड पैड चूंकि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था, उसमें भी मतलब इतना सारा ऑप्शन उसमें नहीं दिया हुआ था। टेबल में हम लोग इतना टाइम लिए हैं, लेकिन वर्ड में टेबल उतना नहीं दिया था, उतना डीपली नहीं दिया था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे टॉपिक पढ़ाएं? चलिए, इंसर्ट में और टेबल में इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है एक्सेल स्प्रेडशीट। टेबल हम आगे लेके बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स, ये दो ऑप्शन आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल का पेज खुल करके आ जाएगा। एक्सेल का पेज खुल करके आ जाएगा और उसी एक्सेल के पेज पे आप आसानी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपको जो है कह दिया जाए कि एमएस वर्ड में स्टूडेंट डेटाबेस आप बना करके दिखाइए, तो जैसे मैं नॉर्मल टेबल पे बनाया था तो इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फार्मूला नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्मूला लगाना हो, तो इसके लिए तो हमको एक्सेल की जरूरत पड़ेगी ना। तो जैसे ही आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे आप क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब देखिए ये सब एक्सेल का मतलब टाइप खुला हुआ है, सब एक्सेल खुला हुआ है। अगर आप कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड के पेज पे आप आ जाएंगे। अगर आप इसके अंदर कहीं क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल के पेज पे आ जाएंगे। देखिए दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? आप देखिए इसमें जो है फार्मूला टैब दिया है, डाटा टैब दिया है, तो क्या एमएस वर्ड में ऐसा ऑप्शन दिया होगा? कहाँ दिया है? दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये समझिए कि आप एक्सेल के पेज पे आप प्रेजेंट में हैं, अभी एक्सेल के पेज पे हैं। मतलब एक्सेल पे कोई डेटा आप बनाइए और एमएस वर्ड में आप उसका आउटपुट दिखा सकते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट की बात इसमें यही होती है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए मैंने अभी स्टूडेंट डेटाबेस आपके एमएस वर्ड पे भी मैंने बनाया था, लेकिन उसमें मैंने डिस्काउंट निकालना आपको बताया था। बोलिए, डिस्काउंट निकालना भी मैंने आपको नहीं बताया था। मतलब उसमें कोई फार्मूला हम नॉर्मल तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे, जो कि हमको एक्सेल में सीखना है। तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा कि पहले तो जब आप एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन करिएगा तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। एक्सेल का पेज आप बड़ा भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉइंट बना हुआ है ब्लैक ब्लैक का, आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ऐसे खींच कर नीचे की तरफ खींचेंगे तो ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए टेबल को, मतलब इस एक्सेल के पेज को थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसको बनाने से पहले पेज की ओरिएंटेशन आप चेंज कर लीजिएगा। पेज लेआउट में आइएगा और पेज की ओरिएंटेशन किसका? एमएस वर्ड का, एक्सेल का नहीं। इस पे दो बार क्लिक करिएगा, एमएस वर्ड पे आ जाएगा। एमएस वर्ड पे आने के बाद यहाँ पे पेज लेआउट पे आइएगा और पेज की ओरिएंटेशन आप कर लीजिएगा लैंडस्केप। इससे आपका टेबल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, समझने में आसानी रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस पे दो बार क्लिक करिएगा, पुनः एक्सेल के पेज पे हम आ गए। अब अभी तो बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया ना। अब इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। जब एरो बनेगा तभी ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये नहीं कि खींचते हुए बाहर लेके चले जाइए, इसके अंदर ही रखिएगा, ठीक है। अब चलिए एक डेटा आपको बनाना है स्टूडेंट डेटाबेस। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया भी है कि स्टूडेंट डेटाबेस हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसका एक प्रॉपर हेडिंग देते हैं कि हमको किस प्रकार का डेटा हमको बनाना है। तो इसके लिए इतना छोटा छोटा सेल दिया है, तो छोटे सेल में अगर हम हेडिंग लिखेंगे तो उतना डीपली समझ में नहीं आएगा। हम ये चाहते हैं कि हेडिंग थोड़ा सा बड़ा लिखें, तो इसके लिए छोटे छोटे सेल को मर्ज करना पड़ेगा ना। मर्ज करेंगे तभी तो एडजस्टमेंट होगा। तो इसके लिए क्या करिएगा, यहां से लेकर के यहां तक डेटा को आप सिलेक्शन करिए, सेल को सिलेक्शन करिए। और यहाँ पर भी मर्ज का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए दिया है ना। पर ये पेज कौन सा खुला है? एक्सेल का पेज खुला है, एमएस वर्ड मत बोलिएगा गलती से भी। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो गया ना। अब यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग टाइप करना है। हेडिंग आप लिख दीजिए स्टूडेंट डेटाबेस। हाँ गलती से हम थोड़ा साइड में कर देते हैं मर्ज, और उसको चाहते हैं कि इक्वल में आए। एक मिनट बता रहे हैं, वही सब बता रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेल में लिखा गया, बड़ा सेल कन्वर्ट हो गया। इसकी साइज को आप यहाँ से बड़ा बड़ा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टार टाइप का सिंबल बनेगा, बन रहा है। ठीक है, ये मर्ज है ना, मर्ज हो चुका है डेटा आपका। इस तरीके से आप हेडिंग को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अब इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो यहीं पे आप इसमें सेंटर ले लीजिएगा, सेंटर में हो जाएगा। बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको बोल्ड करिए, कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर कर लीजिएगा, टेक्स्ट की कलर रेड कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब हम यहाँ पे बनाना बताते हैं आपको एक्सेल में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लीजिए सीरियल नंबर, सीरियल नंबर हो गया। पर इसमें ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इसमें काम नहीं करता। ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं और इसकी साइज आप बढ़ाइए, देखिए। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, सिलेक्शन करिए और यहां से आप बढ़ाते हुए चले जाइए, देखिए। ठीक है, नहीं, सीरियल नंबर हो गया, फिर यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम कोर्स टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे फी हो जाएगा, फिर यहाँ पे पैड हो जाएगा, फिर यहाँ पे ड्यू हो जाएगा, फिर हो जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल फी या टोटल अमाउंट, जो भी आपको टाइप करना हो, टोटल अमाउंट मतलब डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट आपका शेष बचा हुआ है। तो देखिए एक्सेल में अधिकतर ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्सेल तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ये बेसिक दिया हुआ है तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ताकि एक आपको आइडिया मिल सके कि एक्सेल पे हम प्रॉपर वर्क कैसे करते हैं। इसमें हेडिंग एक दूसरे से छुपा हुआ है, हेडिंग पूरा दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, देखिए छुपा हुआ है। स्टूडेंट नेम में कुछ लेटर दिख रहा है, कुछ लेटर छुपा है। कोर्स में कुछ लेटर दिख रहा है, कुछ लेटर छुपा हुआ है। डिस्काउंट में भी कुछ लेटर दिख रहा है, कुछ छुपा हुआ है। इसको हम सही कैसे करेंगे, तो आप कर्सर को लेके आ जाइएगा कॉलम पे, यहाँ पे देखिए डाउन एरो बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, माउस का लेफ्ट बटन दबा के। जहां पे लास्ट होगा यहीं पे आने के बाद इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए। नहीं समझ में आया, देखिए कंट्रोल जेड करते हैं। जैसे ये हेडिंग ऐसे दिख रहा है ना, एक तो सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे लेके जाइए, प्लस बनेगा, इसे 2 बार क्लिक करते जाइएगा, तो ऐसे लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि कई बार में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, मतलब हेडिंग पूरा हमको दिखने लगे, तो यहाँ से डाउन डाउन एरो बन रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए जहां तक आपने हेडिंग दिया है, और यहीं पे लास्ट पॉइंट पे आने के बाद माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए। कोई दिक्कत, समझ में आया, हो जाएगा प्रैक्टिकल। आवाज नहीं आ रहा है, बस इस हेडिंग को थोड़ा सा और राइट में कर दीजिए। अब मर्ज हो गया, डेटा जल्दी नहीं जाता। चलिए, एक हमको डेटाबेस बनाना है, स्टूडेंट डेटाबेस। अब हम अपने, आप जैसे देखिए यहाँ पे अभी मूव नहीं कर रहा है, तो देखिए एक और तरीका है। आप चाहते हैं कि ये डेटा हमारा मूव करे, तो पहले तो आप इसको सिलेक्शन करके यहाँ से पूरा हटा दीजिए। आप चाहते हैं कि डेटा हमारा मूव करे, इसके लिए आप इंसर्ट टैब में आ जाइएगा, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वर्ड आर्ट का, दिख रहा है इंसर्ट वर्ड आर्ट, इसी पे क्लिक करिएगा। यहाँ से कोई एक वर्ड आर्ट आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने यही वाला ले लिया। अब इसी में आप हेडिंग टाइप कर दीजिएगा स्टूडेंट डेटाबेस। क्योंकि हम डेटा बनाते हैं तो हमारा हेडिंग थोड़ा सा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता, ये डिस्टर्बिंग होती है। तो ऐसे सिलेक्शन करिए, इसको देखिए एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, ऐसे सिलेक्शन करिएगा। अब शेप फिल पे आकर के इसका कुछ कलर भी दे दीजिएगा। अगर आप इसको बढ़ाना भी चाहते हैं तो ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है इसके लिए। तो जो टॉप में लिखा हुआ है, जो टॉप में लिखा है वो हमारा कॉलम है, और जो नंबर में लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, रो। ये जो अल्फाबेटिकल लिखा है वो हमारा कॉलम है, जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारा रो है। चलिए, कोई डेटाबेस हम बनाते हैं समझाने के लिए। इतना ही डेटा बनाते हैं इसमें, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लैब में जाकर के ज्यादा मात्रा में बनाइएगा। यहाँ से सिलेक्शन करके सबसे पहला चीज की आप बॉर्डर ले लीजिएगा, क्योंकि बॉर्डर के अंदर आप टाइप करेंगे तो डेटा अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नंबर भी दे दीजिएगा, जैसे एक मैंने टाइप कर दिया ना, और यहाँ पे मैंने 2 टाइप कर दिया। अब चूंकि मान के चले कि अगर 200 बच्चों का आपको डेटा बनाना हो तो नंबर टाइप करना पड़ेगा, अगर टेबल में बनाते हैं तो। लेकिन अगर आप एक्सेल में बनाते हैं तो ऐसे सिलेक्शन करिए, पतला प्लस बनेगा, देखिए बनाए पतला प्लस, इसको खींच दीजिए। देखिए कितना नंबर आ गया।
ठीक है। तो चूंकि एक्सेल है, एक्सेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चूंकि एमएस वर्ड में जो है, एमएस वर्ड में अगर हम देखें तो एमएस वर्ड के नॉर्मल टेबल में हम इतना फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे थे। क्यों कर पा रहे थे? एक दो लिखने के बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का ऑप्शन आ रहा था। एक्सेल का पेज हमारे सामने खुला है और यहाँ पे 3। अब जैसे कि कुछ स्टूडेंटों का नाम हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। इसको सिलेक्शन करिएगा, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिएगा, हेडिंग है, मेन हेडिंग है इसलिए। अब यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया राकेश, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया राजू, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया रेहान। ये 3 स्टूडेंट, इन्होंने कोर्स अपना सेलेक्ट किया एडीएफए, इन्होंने कोर्स अपना सेलेक्ट किया डीसीए, और इन्होंने कोर्स अपना सिलेक्शन किया डीएफए। 3 कोर्स, इनका फी बताया गया। एडीएफए का फी है 15,000 रुपए, डीसीए का फी है 13,500 रुपए, और डीएफए का फी है 9,000 रुपए। अब स्टूडेंट जैसे देखिए, जैसे 2 कंडीशन से डिस्काउंट दिया जाता है आपको इंस्टीट्यूट में। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो चाहते हैं कि हम एक ही बार में फुल पेड करके अपना पढ़ाई करें, कि बार बार हमको फीस जमा करने की दिक्कत ना हो, एक बार में फुल पेड करके वो जमा करना चाहते हैं। तो क्या पूछते हैं बच्चे कि सर अगर कुछ डिस्काउंट आप देते तो एक बार में हम फुल पेड कर देते। तो सर क्या बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे टोटल फी में हम 10% लेस कर दे रहे हैं, जमा कर दो। तो क्या वो पहले से फीस जमा किया रहता है? बोलिए। एडमिशन कराने आया और तत्काल कह रहा है कि सर हम पूरा पेड करना चाहते हैं, अगर कुछ डिस्काउंट देते तो हम पूरा पेड कर देते आपको। तो स्टार्टिंग में अगर उस डिस्काउंट दिया जाता है तो उसके पहले वो फीस जमा नहीं किया होता। तो अगर जो है 2 तरीके से डिस्काउंट निकाला जा सकता है। एक तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में अपना डिस्काउंट मांग सकता है कि सर अगर हमारे फी में आप कुछ डिस्काउंट करिए तो पूरा फुल पेड कर दें, और नहीं तो मान के चलिए कि अगर 15,000 फी है और स्टूडेंट ने 1,000 रुपया जमा किया है, तो शेष 14,000 जो उसका ड्यू बचा हुआ है उस पे वो डिस्काउंट मांग सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे कि मान के चलिए कि 2 तरीकों से आपको डिस्काउंट मिलता है। एक तो ये कि फुल पेड करना चाहते हैं स्टार्टिंग में ही एडमिशन के समय, तो 10% का लेस मिल जाता है। या इन केस मान के चले कि आप एक बार में जमा कर दिया आपने 1,500 2,000, उसके बाद से जो शेष आपका पैसा बचा है उसमें आप चाहते हैं कि डिस्काउंट मांगना सर से, तो सर अगर डिस्काउंट देते हैं तो कितना आपको डिस्काउंट मिलता है, वही डिस्काउंट निकालना आपको सीखना। तो इसमें जो हम डिस्काउंट निकालेंगे ये हम ड्यू पे निकालेंगे, ना कि फी पे निकालेंगे। ठीक है। मान के चलिए कि ये राकेश हैं, इनका एडीएफए कोर्स इन्होंने सेलेक्ट किया और 1,000 रुपया देकर के इन्होंने क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया कि सर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, 1,000 रुपये जमा करके एडमिशन आप ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद से इन्होंने मात्र 1,500 रुपया जमा करके एडमिशन ले लिया। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने मात्र 500 ही रुपए दिया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जो बच्चे एडमिशन कराने आते हैं उनके पास अभी पैसे नहीं होते हैं पर्याप्त मात्रा में। ठीक है। तो जो होता है उसी को देकर के अपना एडमिशन कंप्लीट करवा लेते हैं। अब चलिए, स्टूडेंट का फी है 15,000 रुपये, इन्होंने जमा कर दिया 1,000 रुपया, शेष 14,000 बचा। ये 14,000 आपको नॉर्मल तरीके से लिखना नहीं है, फार्मूले से लिखना है। क्यों? क्योंकि आप एक्सेल का पेज यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक्सेल में एक ऑप्शन है कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू लगाना होता है। क्या लगाना होता है? इक्वल टू। और यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होता है फी को, और माइनस कितना घटाना है, 1,000 तो आपका क्या है, पेड है ना। अरे स्टूडेंट का फी था 15,000, स्टूडेंट ने जमा कर दिया 1,000, शेष कितना बचा? लेकिन इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें 15,000 1,000 लिखने के बजाय D8E8 लिखा है। इसका क्या मतलब है? D8E8 मतलब हाँ, और कोई बताइए D8E8 का मतलब क्या होता है? डी कॉलम से बोल दिया, एक सेल का नाम बता रहा हूँ। सेल में मैंने आपको बताया भी था कि टेबल जब पढ़ाया था मैंने स्टार्ट किया था तो कि एक मतलब सेल को बनने में एक रो तथा एक कॉलम की रिक्वायरमेंट आती है, जहां हम बता सकते हैं कि D बराबर कॉलम 8 बराबर रो। D8 D कॉलम 8 आपका रो, एक सेल हुआ। ये सेल का नाम आपका है क्या? फी 15,000 माइनस E8 का मतलब E भी आपका कॉलम है और 8 भी आपका रो है। अब हम बोल सकते हैं कि E8 बराबर हमारा क्या है, पेड वाला पैसा। नहीं समझ में आया? जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैंने दिखाया सबसे पहले आपको, तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो मतलब नंबर भी तो टाइप कर सकते हैं। हाँ,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है D8 और E8, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने देखिए डी आपका कॉलम है और यहाँ पे लेके आइए यहाँ से और यहाँ पे आ जाइए यहाँ से। 8 नंबर ये है और ये डी है, तो डी कॉलम है और 8 आपका रो है, इसलिए यहाँ पे D8 मतलब एक सेल है, सेल का नाम D8 लिखा हुआ है। तो D8 मतलब है क्या, तो फी का रिकॉर्ड है यानी कि 15,000 है, और माइनस E8 का मतलब जहां E बराबर आपका कॉलम है और 8 बराबर आपका रो है, तो E8 भी एक प्रकार का आपका सेल हुआ, यानी कि D8 का मतलब ये होता है कि फी और E8 का मतलब ये हुआ कि आपका पेड, और शेष जो आपका बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, डी में आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे फी को सिलेक्शन करिए और माइनस यहाँ पे पेड को सिलेक्शन करिए और एंटर करेंगे तो आपका डी अमाउंट आ जाएगा। एक्सेल में मैं बताऊंगा डीपली आपको, नॉर्मल तरीके से आप सीख लीजिए, ठीक है। आप चलिए, अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर क्या अगर हम 700 बच्चों का अगर मैंने डेटाबेस बनाया हो तो क्या बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब बार बार निकालना पड़ेगा? बार बार निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने एक डेटा निकाल लिया तो बस यहीं पे पतला प्लस बनेगा, देखिए बन रहा है पतला प्लस, बस माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए। सही है कि गलत है? ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अब बात आती है डिस्काउंट की। जैसे कि मान के चलिए राकेश, राजू, रेहान तीनों लोग ऑफिस में गए और कहे कि सर हमारा फीस जो है 1,000 रुपया। राकेश ने बोला कि सर हमारा फीस 1,000 रुपया जमा हो चुका है। राजू कह रहे हैं कि हमारा सर 1,500 जमा हो चुका है, और रेहान कह रहे हैं कि सर हमारा 500 रुपया जमा हो चुका है। सर क्या जो शेष हमारा फीस बचा है हम लोग एक ही बार में तीनों लोग पेड करना चाहते हैं, सर आप कुछ डिस्काउंट देते तो हम तीनों लोग एक ही बार में पेड कर देते। तो सर क्या बोलेंगे कि ठीक है, डिस्काउंट से फायदा ये होगा कि समय से पहले फी कलेक्शन हो जाएगा, क्यों, बार बार मांगना नहीं पड़ेगा। तो सर कहेंगे चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हारे तीनों लोगों के फीस में 10% समय हम डिस्काउंट कर देंगे, बाकी पैसा लाके आप लोग जमा कर दीजिए। समझ में आ रहा है? तो जब डिस्काउंट की बात आती है तो डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं एक्सेल में, तो 14,000 का 10% कितना होगा, 12,000 का 10% कितना होगा, और 8500 का 10% कितना होगा। जब वो डिस्काउंट समझेंगे तभी तो बाकी पैसा जमा करेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल, और यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे ड्यू अमाउंट को, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमको ड्यू पे ही तो मिलेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि फी पे मिलेगा, प्रॉफिट हमको नहीं होगा जब फी पे मिलेगा, तो इसलिए हमको ड्यू पे डिस्काउंट चाहिए। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, गुणे का सिंबल लगाइएगा जो स्टार टाइप का आता है, और क्या % डिस्काउंट मिल रहा है, 10%, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिएगा। और डिस्काउंट करते समय कभी भी 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। एंटर करिए, सही है ना, बस एक जीरो हटा दीजिए, 10% वैसे ही आपको सामने निकल करके आ जाएगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। यहां तक किसको किसको नहीं समझ में आया, ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए। सबको समझ में आ गया? देखिए एक बार और बता दे रहा हूं, देखिए यहां से एक बार और समझ लीजिए, एक बार ध्यान से समझिए। स्टूडेंट का फी है 15,000 रुपया, इन्होंने जमा कर दिया मात्र 1,000 रुपया, तो शेष अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, फार्मूला लगाना होता है। इन्होंने जमा कर दिया मात्र जो है 1,500 रुपया, और इन्होंने भी जमा कर दिया मात्र 1,000 रुपया। शेष जो पैसा इनका बचा हुआ है वो निकालने के लिए किस में आएंगे, ड्यू में आएंगे। तो ड्यू का मतलब यानी कि कितना फी है और स्टूडेंट ने कितना जमा कर दिया, तभी तो माइनस करके बताएंगे। मतलब टोटल फी है 15,000 और 1,000 जमा ही कर दिया, तो फी में से माइनस करेंगे पेड को, तभी तो समझ में आएगा। इक्वल करिए और यहाँ पे फी को सिलेक्शन करिए और माइनस करके जो है आप यहाँ पे पेड ले लीजिए, एंटर कर दीजिए। 15,000 फीस था, 1,000 जमा हो गया, 14,000 शेष बचा हुआ है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। अब इसमें डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो सबसे पहले इक्वल करिए, 14,000 को सिलेक्शन करिए, और डिस्काउंट भी मिल रहा है 10% ही मिल रहा है आपको, क्योंकि जब तक सर बताएंगे नहीं डिस्काउंट निकाल करके तब तक वो बच्चे कितना जमा करेंगे, उसको भी कुछ आइडिया होना चाहिए ना। तो ये डिस्काउंट निकाल करके बताएंगे कि बाबू तुम्हारा फीस 14,000 रुपया था और मैंने तुम्हारे फीस में 1,400 रुपया माइनस कर दिया, तो शेष जो बचेगा उसको क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब स्टूडेंट पूछेगा कि सर तब कितना पैसा हमको जमा करना है, तो अब जो हम फी में से माइनस कर रहे थे ना, अब हमको ड्यू में से डिस्काउंट को घटा देना है। इतना पैसा आपको जमा करना था और इतना डिस्काउंट का मतलब वो जमा ही कर चुका ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे ड्यू को सिलेक्शन करिएगा और माइनस करने के बाद डिस्काउंट ले लीजिएगा, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये बता देगा कि आपका फीस 14,000 रुपया था,
जिसमें से आपका फीस 1400 रुपया माइनस हो गया, शेष आपका 12,600 राकेश को जमा करना है। और राजू का भी 12,000 रुपया फीस था, इसका भी 1200 डिस्काउंट कर दिया गया, इसको 10,800 जमा करना है। और रेहान का 8,000 जमा करना था, जिसमें से 800 डिस्काउंट कर दिया गया, शेष 7,200 जमा करना है। हो जाएगा? किसी को कोई प्रॉब्लम? बस यही आज की क्लास में जानना था। लिख लीजिए इसको, टेबल को बना लीजिए, फार्मूला हम लिखवाई दे रहे हैं।